नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग छठी सदी का इतिहास देखेंगे। मतलब छठी सदी में जो भारत का इतिहास था उसको देखेंगे। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो सो गुप्त काल के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस टॉपिक में जो सो हम लोगों ने गुप्त काल का सेकेंड पार्ट देखा था, और जिसमें हमने आपको बताया था कि इसके आगे वाले टॉपिक में हम जो सो शुरुआत करेंगे फिर दूसरे टॉपिक को, ठीक है ना। तो वही जो सो हम लोग गुप्त काल के बाद वाले काल को जो सो आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। और ये सीरीज हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए चल रहा है। मतलब सिर्फ अगर आप बोल सकते हैं कि प्रीलिम्स कैप्सूल के लिए, ठीक है ना, जिसमें हम लोग जो सो सिर्फ प्रीलिम्स के नज़र से जो सो चीज़ों को पढ़ते हैं और जो सो उसको समझते हैं। और ये हमारा खुद का हैंड रिटन नोट्स होता है, किसी कोचिंग का या फिर किसी बुक का नोट्स नहीं होता है। तो ये हमारा सफिशिएंट नोट होता है। जितना भी होता है खुद का होता है, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह नहीं होता है। तो चलिए जो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और छठी सदी के इतिहास को देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पहले बोलें कि हम लोग जो आज की लेक्चर में छठी सदी का इतिहास देखेंगे, उसी को बोला जाता है गुप्त काल के बाद का टॉपिक, ठीक ना। यानी गुप्त काल का बाद, या फिर उसी को बोला जाता है गुप्तोत्तर काल, या फिर उसी को बोला जाता है आरंभिक मध्यकाल। यहीं से जो सो आपका मध्यकाल का आरंभ हो जाता है, ठीक ना। मतलब जनरली जो सो मध्यकाल का आरंभ आगे होगा, लेकिन यहीं से आप बोल सकते हैं कि मध्यकाल का आरंभिक चरण जो सो यहीं से माना जाता है, गुप्त काल के बाद से। तो इसी को जो सो बहुत नामों से बोला जाता है। गुप्त काल के बाद बोला जाता है, गुप्त उत्तर काल बोला जाता है, पोस्ट गुप्त एज बोला जाता है, छठी सदी का भारत बोला जाता है, ठीक है ना, या फिर आरंभिक मध्यकाल बोला जाता है। और जो हमारा गुप्तोत्तर काल होता है, मतलब गुप्त काल के बाद का जो टॉपिक होता है, वो हमारा छठी सदी से लेकर 12वीं सदी तक का इतिहास आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। किस काल में? गुप्तोत्तर काल में, ठीक है ना। 12वीं सदी के बाद जो सो मेनली जो सो वहाँ पे आपको स्टार्ट होगा मध्य इंडिया का काल, ठीक है ना, मतलब मिडिवल इंडिया। लेकिन यहाँ से भी जो सो आप इसको मध्यकाल बोल सकते हैं, यहाँ से भी जो सो इसको मध्यकाल का ही इतिहास माना जाता है। लेकिन मेनली जो स्टार्ट होगा मिडिवल इंडिया, वो कहाँ से होगा? वो हमारा 12वीं सदी के बाद से होगा, ठीक है ना। तो ये छठी से 12वीं सदी तक हमारा जो है वो गुप्तोत्तर काल ही कहलाएगा। तो चलिए जो सो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल के बाद, यानी छठी से 12वीं सदी तक का काल। तो हम लोग जो सो आज की वीडियो में सिर्फ छठी सदी का इतिहास देखेंगे, ठीक ना। बाकी 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी, वो अलग अलग टॉपिक में देखेंगे, अलग अलग वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग जो सो जनरली यहाँ पर जो सिर्फ जो सो छठी सदी का इतिहास देखेंगे कि छठी सदी में जो सो भारत का इतिहास कैसा था, ठीक ना। और इसके पहले जो हम लोगों ने कवर किया था, तो इसके पहले हम लोगों ने कवर किया था गुप्त काल। कौन सा टॉपिक कवर किया था? गुप्त काल। तो आज जो सो हम लोग गुप्तोत्तर काल के बाद वाला काल देखेंगे, ठीक है ना, यानी गुप्त काल के बाद वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए जो गुप्त काल है, गुप्त काल जैसे खत्म होता है, ठीक है ना, मतलब गुप्त राजवंशों का जैसे अंत होता है, उसके बाद जो सो भारतीय राजनीति जो सो फिर से जो सो बिखरने लग जाती है, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि मध्यकाल में भी होता है, ठीक है ना, कि मध्यकाल में भी जो अकबर का काल होता है, वहां के बाद जो सो आप देख सकते हैं कि अकबर के काल के बाद जो सो भारत का इतिहास जो सो बिखरने लगता है। भारतीय इतिहास का जो राजनीति होता है वो बिखरने लगता है। इसी तरह जो गुप्त काल का बाद का टाइम आता है, पोस्ट गुप्त का एज होता है, वो जो सो हमारा बिगड़ने लगता है, ठीक है ना। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि गुप्त काल के बाद वाले टाइम में जो सो भारत का इतिहास जो सो एक बार फिर से बिखर जाता है। और उसी को जो सो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि छठी सदी ईस्वी में एक बार फिर से जो सो भारतीय राजनीति जो सो हमारा बिखर गई, ठीक है ना। मतलब इसके पहले जो सो बिखरी नहीं थी, और इसके पहले कौन सा था, तो इसके पहले जो सो हमारा गुप्त वंश था। तो उस टाइम जो सो बिखरा हुआ नहीं था। इस टाइम जो सो भारतीय इतिहास जिसका जो राजनीति वो फिर से एक बार बिखर जाता है। फिर से जो सो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब इसी छोटे छोटे टुकड़ों को आपको देखना है कि इस सदी में कितने छोटे छोटे टुकड़े हुए थे, ठीक है ना, भारत के इतिहास में राजनीति का जितने भी टुकड़े हुए, आपको जो सो उन सभी के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो सो सीधा मैच करने वाला आएगा, ठीक है ना। कोई बड़ा या फिर कोई मेंस वगैरह का क्वेश्चन जो सो आपको यहाँ से नहीं दिया जाएगा। यहाँ से सीधा आपका मल्टीपल चॉइस का ही क्वेश्चन आएगा और सीधा जो सो मैच करने वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन जो सो किस टाइप का आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमें बोला जा रहा है कि छठी सदी के बाद जो सो भारत का राजनीति है वो एक बार फिर से बिखर गई। फिर बोल रहा है कई क्षेत्रीय राज्य उभरे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि कई क्षेत्रीय राज्य जो सो उभरे। अब जब इतिहास का जो राजनीति का जो इतिहास है वो बिखर गया, जब भारत का इतिहास का जो राजनीति वो बिखर गया, तब जो सो उसको चलाने वाले तो कोई होंगे, है ना। जब नए राज्य बनेंगे तो उसको चलाने वाला, उसका शासक, उसका रूलर तो कोई होगा ही होगा। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कई क्षेत्रीय राज्य उभरे, ठीक है ना। कई क्षेत्रीय राज्य उभरे। फिर बोला था कई विदेशी हमले हुए। जब कोई बिखर जाता है तब जो सो वहाँ पे उसको दिक्कत या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे ही भारत का राजनीतिक इतिहास बिखरा, वैसे जो सो विदेशी हमले स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे हमले जो सो हमारा मध्य एशिया से होने लगे, ठीक है ना। कहाँ से? मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया से जो डायरेक्ट हमारा ये हमला भारत के इतिहास में होने लगा, मतलब भारत के क्षेत्र में होने लगा। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कई विदेशी हमले हुए थे। फिर बोला सामंतवाद का उभार हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अब जैसे आपको सामंतवाद का नजर भी देखने को मिलेगा। कहाँ से? गुप्त काल के बाद से, यानी छठी सदी में। इसका पहले जैसे आपको सामंतवाद का इतिहास देखने को नहीं मिलेगा। तो यहीं से जो सो सामंतवाद का भी उभार होता है। सामंतवाद का मतलब होता है जब आप युद्ध करते हैं, ठीक है ना। जब दो लोगों के बीच युद्ध होता है, ठीक है ना। दो लोगों के भी या फिर दो राजा के बीच युद्ध होता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कोई एक राजा जो सो जीत गया और दूसरे ने जो सो पहले को नहीं मारा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये राजा जो सो हमारा जीत गया और ये जो सो हार गया। अब ये जीत गया तो हो सकता है इसको मार देगा जान से, ठीक है ना। या तो ये बोल देगा कि कुछ शर्त इसके साथ रख देगा और बोलेगा कि ये मेरा शर्त कबूल कर लो, हम तुमको जिंदा छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यही ये शर्त इसके साथ रख देता था कि तुम जो सो इतना इतना टैक्स जो सो हमको दोगे, ठीक है ना। और जो सो अपने राज्य का संचालन मेरे बताए हुए अनुसार करेंगे, ठीक है ना। मतलब हम जैसा कहेंगे वैसा तुम अपना राज्य का संचालन करेगा, और उसी में से कुछ टैक्स हमको भी देगा और थोड़ा बहुत तुम भी रखोगे। तो जैसे ही मान लेते हैं कि ये राजा इसका शर्त मान लेगा, तो ये जो सो इसका अधीनस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? इसका अधीनस्थ, और इसी को सामंतवाद कहते हैं, ठीक है ना। तो ये राजा अब क्या हुआ कि इसके अधीन हो गया। अब जैसा ये बोलेगा वैसा ही अपने राज्य के संचालन करेगा, वैसा ही जैसो ये इसको टैक्स देगा, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बोलता है कि सामंतवाद का उभार हुआ। तो इसी काल में जो सो आपको सामंतवाद का भी उभार देखने को मिलेगा, मतलब यहीं से जो सो राजा अधीनस्थ देखने को मिलने लगे अब। तो अब देखिए हम लोग जो सो सबसे नीचे से चलेंगे, ठीक है ना। मैप पे तो हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो सो हम लोग जनरली जो सो सबसे नीचे से चलेंगे, मतलब इंडिया के नक्शे में सबसे नीचे। तो सबसे नीचे हमारा कौन सा राज्य है? तो देखिए केरल में तो आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो तमिलनाडु वाला इलाका, ठीक है ना, तमिलनाडु वाला इलाका, जो हमारा तमिलनाडु वाला इलाका है, तो यहाँ पे जो सो आपको एक वंश मिलेगा। कौन सा? तमिलनाडु में मिलेगा आपको पल्लव वंश, ठीक है ना। कौन सा? पल्लव वंश। पल्लव वंश मिलेगा जिसका केंद्र कहाँ था? तो जिसका सेंटर जो सो हमारा कांची था, ठीक है ना। पल्लव वंश का केंद्र कहाँ था? तो ये हमारा काशी था। बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको मैच करने में क्या दे देगा? आपको एक तरफ मैच करने में दे देगा पल्लव वंश, ठीक है ना, और दूसरी तरफ दे देगा स्थान, हो सकता है वहां पे दे देगा तमिलनाडु, ठीक है ना। तो तमिलनाडु देगा तो अच्छी बात है कि आपको पता होगा तमिलनाडु कहाँ है, ठीक है ना। लेकिन जब जैसे ही नाम देगा कांची, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कांची कहाँ पर है। फिर देखिए दूसरे नंबर में आएगा आपका, यहाँ ऊपर में थोड़ी जाइएगा तो आपको यहाँ पे कर्नाटक देखने को मिलेगा।
ठीक है। इंडिया के मैप में जैसे आप तमिलनाडु से ऊपर जाइएगा तो आपको यहाँ पे कर्नाटक देखने को मिलेगा। और कर्नाटक में कौन सा राज्य था? तो कर्नाटक में जो सो उस टाइम जो सो कदम्ब राज था। किस टाइम? 6ठी सदी में कदम्ब राज था। और इसका संस्थापक कौन था? तो ये जो कदम्ब राज का संस्थापक है, ये जो सो हमारा मयूर शर्मन को माना जाता है। किसको माना जाता है? मयूर शर्मन को। और जो हमारा मयूर शर्मन है वो हमारा ब्राह्मण था। मयूर शर्मन कौन से वर्ण से था? तो मयूर शर्मन हमारा ब्राह्मण वर्ण से था। और सबसे ज्यादा बार, मतलब भारत में सबसे ज्यादा बार जो हमारा अश्वमेध यज्ञ करवाया है, वो जिसको मयूर शर्मन ने ही करवाया, ठीक ना। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा अश्वमेध कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो वो हमारा मयूर शर्मन है। और कदम राज का संस्थापक कौन थे? तो कदम राज का संस्थापक हमारा मयूर शर्मन थे, ठीक ना। अब दूसरी तरफ दे देगा आपको कदम, और एक तरफ इसके संस्थापक का नाम दे देगा। हो सकता है वहां पे कुछ दूसरा दे दे और आपको मैच करने के लिए बोल देगा। तब आपको जब पता होगा कि कर्नाटक में कदम है और उसके संस्थापक है हमारा मयूर शर्मा, तभी नाम मैच कीजिएगा। तो यही यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मैच करने में, ठीक ना। फिर आपसे अगला, जब आप कर्नाटक से ऊपर जाइएगा तो आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, ठीक ना। और महाराष्ट्र में सबसे पहले था हमारा सातवाहन वंश, ठीक ना। सातवाहन वंश था सबसे पहले। सातवाहन वंश का जब अंत हो गया तो वहां पे आपको वाकाटक वंश देखने को मिलेगा, ठीक ना। कौन सा? वाकाटक वंश। और जब वाकाटक वंश का अंत हुआ तब जो सो आपको वहां पे 6ठी सदी में देखने को मिलेगा बादामी का चालुक्य वंश। कौन सा? बादामी का चालुक्य वंश। मतलब बादामी जो सो उसका कैपिटल था, और ये जो सो वंश है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का कैपिटल कौन सा है? बादामी। तो यही है हमारा बादामी का चालुक्य वंश, ठीक ना। जो रूल कहाँ करता था? तो ये जो हमारा रूल करता था महाराष्ट्र में। आपको ये भी ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में सबसे पहले जो सो सातवाहन वंश था, उसके अंत के बाद आया वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का जब अंत हो गया तब जो सो आपको आता बादामी का चालुक्य वंश, जिसका कैपिटल था बादामी और उसका वंश था चालुक्य। ये जो हमारा वाकाटक वंश है ना, वाकाटक वंश जो सो गुप्तों से वैवाहिक संबंध रखता था, ठीक ना। कैसा संबंध रखता था? तो जो वाकाटक वंश है उसका जो सो गुप्त वंशों के साथ जो सो वैवाहिक संबंध था। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। फिर जो वाकाटक वंश का जैसे अंत होता तो वहां पे आपको चालुक्य वंश देखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा सारे जगहों के नाम और उसका वंश का नाम। फिर आप महाराष्ट्र से थोड़ा ऊपर जाइएगा तो हट के यहाँ पे गुजरात देखने को मिलेगा। गुजरात से आप इधर जाइएगा मध्य में तो आपको देखने को मिलेगा एमपी, ठीक ना। कौन सा? मध्य प्रदेश। और एमपी में ही एक जगह का नाम है मालवा। और मालवा में जो सो हमारा ओलिवर वंश था। कौन सा वंश था? ओलिवर वंश। जिसका राजा कौन था? तो ओलिवर वंश का राजा था उस टाइम हमारा यशोधर्मन, ठीक ना। कौन था? यशोधर्मन। और जो यशोधर्मन है वो दावा करता है कि हमने जोशो होनो को हराया था, ठीक ना। किसको हराया था? होनो को। और हुन कौन थे? तो ये जोशो मध्य एशियाई लोग थे। और ये जोशो मध्य एशिया से ही आए थे और यहाँ जो भारत में विदेशी हमला के रूप में आए थे, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि यशोधर्मन ने भी जोशो होनो को हराया ऐसा दावा करते हैं। यही फैक्ट है इसके बारे में, एमपी के बारे में, ठीक ना। कि मालवा में जो सो इसका वंश था ओलिवर वंश, और इसका जो राजा है वो हमारा अशोधर्मन है जिसने होनो को हराया, ये वो दावा कर रहा है। फिर अब एमपी से थोड़ा ऊपर चले जाएगा, ठीक ना। एमपी से थोड़ा इधर राजस्थान को छोड़ के इधर ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हरियाणा, ठीक ना। इधर से जाइएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हरियाणा। अब हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा, हरियाणा में एक जगह का नाम है थानेश्वर। कौन सा नाम है? थानेश्वर। तो हरियाणा में एक जगह का नाम है थानेश्वर। और थानेश्वर राज्य का जो शासक है वो हमारा पुष्यभूति था, ठीक ना। कौन था? पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश, ठीक ना। मतलब हरियाणा में ही एक जगह का नाम है थानेश्वर। थानेश्वर राज्य का जो शासक है वो कौन है? पुष्यभूति वंश है, ठीक ना। उसी को जो सो वर्धन वंश भी बोला जाता है, ठीक ना। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। जिसका राजा कौन था उस टाइम? तो उसका राजा था हमारा प्रभाकर वर्धन, ठीक ना। कौन था? प्रभाकर वर्धन। और यह उपाधि लेते थे किसका? तो हुन हरनी केसरी का। इसका मतलब क्या हुआ? हुन हरनी केसरी का मतलब
तो जो हमारा हुन हरनी केसरी है, इसका मतलब हुआ कि ये भी दावा कर रहा है कि इसने भी जो सो हुन को हराया है, ठीक ना। क्या दावा कर रहा है कि इसने भी जो सो हुन को हराया है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि जो प्रभाकर वर्धन है, इसने भी जो सो हुनों को हराया था, मतलब इसके भी राज्य में जो सो हुनों का आक्रमण हुआ था। शायद हुआ भी होगा, ठीक ना, क्योंकि जनरली जो सो मध्य एशिया के लोग जो सो पंजाब इलाके से ही इंडिया में हमला करते थे, ठीक ना, पंजाब राजस्थान के इलाके से ही। तो यहाँ पे जो सो हरियाणा को हो सकता है टारगेट किया होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो प्रभाकर वर्धन है, ये भी जो सो दावा कर रहे हैं कि इसने भी जो सो हुनुओं को हराया था युद्ध में। तो याद रखिएगा कि जो प्रभाकर वर्धन है, वो हमारा थानेश्वर राज का शासक है, और ये जो सो पुष्पभूति वंश से आता है। फिर आप नीचे उतर जाइएगा, ठीक ना। नीचे उतर जाएगा, जैसे ही एमपी से आप ऊपर जाइएगा, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा यूपी, ठीक ना, उत्तर प्रदेश। और यूपी में जो सो एक जगह का नाम है कन्नौज। कौन सा? कन्नौज। जो हमारा मौखरी वंश का, जहाँ पर हमारा मौखरी वंश था, ठीक ना। कन्नौज में कौन सा वंश था? तो कन्नौज में हमारा मौखरी वंश था। याद रखिएगा जो मौखरी वंश है, वो हमारा कन्नौज में है, यूपी में है, जिसका राजा गिरह वर्मन था। सॉरी, गिरह वर्मा था। कौन? गिरह वर्मा। कौन से टाइम में? तो छठी सदी का हम लोग बात कर रहे हैं। छठी सदी में वहां पे शासक था गिरह वर्मन, और ये मौखरी वंश का राजा था, यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा। फिर आप यूपी से थोड़ा नीचे उतरिएगा, तो वहां पे आपको बिहार देखने को मिलेगा, ठीक ना। हम मैप नहीं लिए, लेकिन आपको हम जैसे जैसे बता रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा। यूपी से नीचे उतरिएगा तो आपको बिहार देखने को मिलेगा। और बिहार में राजा था, सॉरी, बिहार में जो वंश था वो था हमारा उत्तर गुप्त। तो बिहार में कौन सा वंश था उस टाइम? तो उस टाइम बिहार में हमारा उत्तर गुप्त वंश देखने को मिलेगा, ठीक ना। उत्तर गुप्त का मतलब क्या होता है? तो देखिए, उत्तर गुप्त का मतलब वो होता है जो मगध से शासन करता था। क्या बोल रहा है कि शासन तो मगध में करता था, और वो राजा जो गुप्त वंशी राजा का उपाधि लेता था, ठीक ना। मतलब ये जो ये जो उत्तर गुप्त के राजा होते थे, वो हमारा मगध में शासन करते थे, मतलब बिहार वाले इलाके में शासन करते थे। और जो गुप्त वंशी राजा का उपाधि धारण करते थे, ठीक ना, मतलब जो राजा, मतलब जो उपाधि गुप्त वंश के राजा लेते थे, वही उपाधि जो सो ये मगध वाले भी धारण करते थे। लेकिन वास्तविक में ये जो सो गुप्त राजा थे नहीं, ठीक ना, सिर्फ जो सो उसका उपाधि धारण करते थे। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो शासन तो मगध में करते थे, और उपाधि भी जो सो गुप्त वंश का राजा का ही उपयोग करते थे। लेकिन जो वास्तविक में जो सो वो गुप्त राजा थे नहीं। तो याद रखिएगा कि उत्तर गुप्त कौन थे। अब आप जो सो बंगाल की तरफ चले जाइए, ठीक ना, ईस्टर्न इंडिया की तरफ चले जाइए। तो बंगाल में आपको मिलेगा गौर प्रदेश, ठीक ना। बंगाल में एक जगह का नाम है गौर प्रदेश, और गौर प्रदेश में जो सो आपको मिलेगा राजा शशांक, ठीक ना। कौन मिलेगा? राजा शशांक, जिसका युद्ध जो सो आपको हर्षवर्धन के साथ देखने को मिलेगा, ठीक ना। किसके साथ? हर्षवर्धन के साथ। और जो सो आपको इसी का युद्ध जो सो देखने को मिलेगा राज्यवर्धन के साथ। इसी का युद्ध आपको देखने को मिलेगा हर्षवर्धन के बाद। शायद हो सकता है कि इसका युद्ध जो सो प्रभाकर वर्धन के भी साथ हुआ हो, ठीक ना। क्योंकि जो राजा शशांक है, इसने जो सो राज्यवर्धन को हराया था, ठीक ना। किसको हराया था? राज्यवर्धन को छल से मारा था। और राज्यवर्धन किसका भाई था? तो राज्यवर्धन जो सो हमारा हर्षवर्धन का भाई था। और इसी हर्षवर्धन ने, जब शशांक ने जो सो राज्यवर्धन को मारा छल से, तब जो सो राज हर्षवर्धन हमारा राजा बनता है, ठीक ना। और हर्षवर्धन जब राजा बनता है, तब जो सो शशांक का समूल नाश करता है, मतलब अपने भाई का बदला लेता है। अपने भाई का बदला लेने के साथ जो सो अपनी बहन का बदला लेता है, अपनी बहन का बदला लेने के साथ जो सो वो अपने जीजा का बदला लेता है, ठीक ना। क्योंकि ये जो राजा शशांक है, इसने जो सो हर्षवर्धन की बहन का जो पति था, उसका भी जो सो नाश किया था, ठीक ना। मतलब उसको भी सो दंड युद्ध में हराया था, और उसको भी सो मारा था, ठीक ना। तो शशांक ने जो सो हर्षवर्धन के दो रिश्तेदारों को मारा था। एक तो उसके भाई को मारा था, और एक उसके जीजा को मारा था, ठीक ना। और उसकी बहन को किडनैप भी कर लिया था, ठीक ना, याद रखिएगा। तो यही शशांक राजा है, वो जो बंगाल में राज करता था, गौर प्रदेश में। फिर आप थोड़ा और ईस्ट में चले जाइए, तो आपको वहां पे मिलेगा असम, ठीक ना। पूरा ईस्ट में चले जाइए, आपको देखने को मिलेगा असम। और असम में एक जगह का नाम है कामरूप। कौन सी जगह का नाम है? कामरूप।
और कामरूप में उस टाइम राजा थे हमारा भास्कर वर्धन। कौन थे? राजा भास्कर वर्धन। और जो भास्कर वर्धन है वो हमारा नरक वंश से थे, ठीक ठीक ना। कौन से वंश से? नरक वंश से। तो नरक वंश कहाँ पे था? तो नरक वंश हमारा कामरूप में था। कामरूप कहाँ है? कामरूप हमारा असम में है। और उस टाइम जिसको कामरूप के राजा कौन है? तो उस टाइम कामरूप के राजा हमारा भास्कर वर्धन है। तो जिसको आप शॉर्ट में कैसे इसको लिखिएगा, ठीक ना। अगर आप इसको शॉर्ट में नोट्स करना चाहते होंगे, नोट करना चाहते होंगे, तो देखिए अब इसको शॉर्ट में कैसे नोट्स कर सकते हैं, ठीक ना, हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिख लेना है राज्य, ठीक ना, कौन सा राज्य से आपको दिखना है, सो ठीक ना। इतने राज्य थे छठी सदी के, जो बिखरे हुए थे और जहाँ पे शासक थे। फिर आपको एक लिख लेना है, एक तरफ क्षेत्र और एक तरफ लिख लेना है राजा, ठीक ना, या फिर वंश। अब यहाँ पे आपको राज्य लिख लेना है, ठीक ना। तो जैसे हमने पहले यहाँ पे लिखा तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कौन सा क्षेत्र था? तो तमिलनाडु में क्षेत्र था हमारा काची। और काची का जो उस टाइम जो वंश था, तो काची में जो उस टाइम वंश था हमारा, वो कौन सा वंश था? पल्लव वंश था, ठीक ना। तो देखिए कितना शॉर्ट्स में हो गया, ठीक ना। तमिलनाडु जगह का नाम काची था और उस जगह पे था पल्लव वंश। फिर था राज्य कर्नाटक, और कर्नाटक में था हमारा कदम्ब राज्य। और कदम्ब राज्य में जो हमारा कदम्ब राज्य का जो संस्थापक था वो हमारा था मयूर शर्मन। फिर चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। तो देखिए महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा बादामी, और बादामी में था हमारा चालुक्य वंश। फिर चलते हैं हम लोग मालवा की तरफ, और मालवा में था हमारा ओलिकर वंश, और ओलिकर वंश का जो राजा था वो हमारा अशोधर्मन था। फिर चलते हैं अगर हम लोग थानेश्वर की तरफ, तो थानेश्वर में आपको मिलेगा पुष्यभूति वंश, जिसका राजा था प्रभाकर वर्धन। फिर अगर चलेंगे कन्नौज की तरफ, तो कन्नौज में था हमारा मोखरी वंश, और मोखरी वंश का राजा था गिरह वर्मन। फिर अगर हम चलेंगे गौर प्रदेश में, तो गौर प्रदेश में आपको वहां पे देखने को मिलेगा, बंगाल में ये जो गौर प्रदेश है वहां पे आपको देखने को मिलेगा राजा शशांक थे। फिर चलेंगे अगर कामरूप में, तो कामरूप में आपको देखने को मिलेगा नरक वंश, जिसका राजा था भास्कर धर्म। तो ये था हमारा छठी सदी का इतिहास। और इसी के बीच जिससे जो सो आपको इसी के बीच से जो सो यूपीएससी सवाल पूछेगा, ठीक ना। इतने ही टॉपिक के बीच में से जो सो आपको यूपीएससी सवाल पूछेगा, किसी एक टॉपिक, किसी एक राज्य से, किसी एक शासक से, किसी एक क्षेत्र से, किसी एक संस्थापक से, ठीक ना। तो आपको जो सो इसको नोट कर लेना है, और आपको जो सो इसको एक दो बार पढ़ेगा तो आपको सारा जगह और राज्य और शासक या फिर उसका जो वंश था वो याद हो जाएगा, ठीक ना। बस इतना सा आपको याद रखना है। और अगर आपको डीप में याद रखना है तो आप जो सो इसको याद रखिए, ठीक ना। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो आप जो सो इसको नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा छठी सदी का इतिहास, ठीक ना। छठी सदी में भारत का इतिहास कैसा था, जो बिखरा हुआ था। इतने ही राज्य बिखरे हुए थे, ठीक ना। और इस इतने में जो सो वो शासक अपना शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो चलिए जैसो आज का वीडियो हम लोग छठी सदी का इतिहास तो यहीं पर पूरा हो गया, ठीक ना। अब जैसो हम लोग सातवीं सदी के साथ मिलेंगे, ठीक ना। और सातवीं सदी में किसका टाइम आता है? तो सातवीं सदी में हमारा आता है प्रमुख राजा हर्षवर्धन का ही, ठीक ना। किसका? हर्षवर्धन का, जिसपे सवाल आता ही आता है, ठीक ना। हर्षवर्धन के टॉपिक से सवाल लगभग आ ही जाता है। तो चलिए अब जो सो हर्षवर्धन के टॉपिक को हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक ना। तो आज की वीडियो में आप सभी को यहीं तक, और आप सभी को जय हिंद।